नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग अपनी लक्ष्य सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी को पता है कि लक्ष्य सीरीज की शुरुआत की गई थी हमारा पीटी एग्जाम के रिवीजन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं CBI वर्सेज स्टेट्स। बेसिकली इसका टाइटल होना चाहिए CBI वर्सेज वेस्ट बंगाल, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर CBI वर्सेज स्टेट्स ही रखा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, देखिए कि भारत के अंदर हम सभी जानते हैं कि फेडरल सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। हालांकि चर्चा इस फेडरल शब्द की भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं है। शब्द आता है यूनियन, जिसकी चर्चा भारत के संविधान में मिलती है। लेकिन फेडरल सिस्टम में आप देखें तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जितने भी यूनिट्स हैं, यानी कि एक तरफ स्टेट्स, दूसरी तरफ यूनियन, या फिर सभी मिला करके साथ मिलकर के काम करें। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि आपसी टकराव है। अब उसी में से एक टकराव ये यहाँ पर है। इसको जरा एक बार समझ लेते हैं। होता क्या है कि पिछले वर्ष जब वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव हुए, तो चुनाव के बाद हिंसा हुई, और हिंसा के बाद जब CBI की वहाँ पर कार्रवाई इत्यादि होने लगी, तो उसको लेकर के वेस्ट बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके CBI के इस हस्तक्षेप का उन्होंने विरोध किया। और विरोध करते हुए कहा, देखिए आप जब राज्य के अंदर आते हैं तो आपको कंसेंट लेना पड़ता है, यानी कि एक कंसेंट क्लॉज होती है। और आपको जो जनरल कंसेंट राज्य के द्वारा दी गई है वो हम विड्रॉ कर चुके हैं, तो आपका तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। यानी कि ये जो जनरल कंसेंट है, ये विड्रॉ होगी तो आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अब इस मामले को समझने से पहले एक बार देख लेते हैं बेसिक इसका, तभी समझ पाएंगे इसको। तो यहाँ पर बेसिक क्या है? सबसे पहले CBI क्या है इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद ये जो मुकदमा वेस्ट बंगाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया, तो वेस्ट बंगाल की सरकार आर्टिकल 131 के तहत जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो ये आर्टिकल 131 क्या है, इन सभी मैटर्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस टॉपिक पर आएंगे वापस। तो चलिए शुरुआत करते हैं CBI के साथ में। देखिए CBI को अगर हम एक संस्था के तौर पर देखें, तो इसकी स्थापना 1963 में संथानम समिति के रिकमेंडेशंस के आधार पर हुई थी। और संथानम समिति का गठन देश के अंदर करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया। अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के एक रेजोल्यूशन यानी कि संकल्प के द्वारा किया गया। इसीलिए आज तक अगर हम इसको देखते हैं तो ना तो CBI आज के टाइम पर एक संवैधानिक संस्था है और ना ही एक सांविधिक संस्था है। बात आती है कि सर संवैधानिक संस्था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप उन संस्थाओं को कहते हैं जिनकी स्थापना को लेकर के या जिसकी चर्चा भारत के संविधान के किसी आर्टिकल में हो, किसी भाग के अंदर हो। उदाहरण के तौर पर UPSC, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये सभी वो संस्था हैं जिनकी चर्चा भारत के संविधान के अंदर भी है और संबंधित आर्टिकल भी हैं। जैसे कि आर्टिकल 324 के अंदर चर्चा होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ये सब हैं संवैधानिक संस्थाएं। दूसरे प्रकार की संस्थाएं वो होती हैं जिनकी चर्चा भारत के संविधान में तो नहीं है, लेकिन इनकी स्थापना लेजिस्लेचर के किसी एक्ट के द्वारा होती है। यानी कि अगर केंद्र की बात करें तो जिसकी स्थापना भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर होती है, उसे आप कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक निकाय। अब CBI को देखें तो उसकी स्थापना ना तो संविधान किसी आर्टिकल के तहत होती है और ना ही जो है संसद के बनाए गए अधिनियम के द्वारा। तो ये बन गया क्या? ये बन गई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस प्रकार से इसकी स्थापना हुई है तो फिर CBI अपनी पावर कहां से ड्रॉ करती है? तो देखिए CBI अपनी पावर जो ड्रॉ करती है वह दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के से विड्रॉ करती है। अब जब CBI की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे कि CBI को अगर हम आज के टाइम पर संस्था के तौर पर देखें तो इसके 7 डिवीजन हैं। 7 भागों में आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले एंटी करप्शन डिवीजन,
यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक इसका दस्ता। इसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंसेस, स्पेशल क्राइम्स, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ये 7 भागों में इसका विभाजन है। और इसी प्रकार से सीबीआई के अंदर यहां पर होते हैं टॉप पर सीबीआई डायरेक्टर। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर की जाती है। इस हाई लेवल कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीजेआई के स्थान पर कोई और सुप्रीम कोर्ट का जज जिसको रिकमेंड किया जाए, उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर इसकी नियुक्ति की जाती है। यहां पर ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एक बात ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है जैसा कि वर्तमान में है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने का मौका नहीं मिल पाता। कारण क्या है? उसका नियम ये कहता है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाना है तो उस दल के पास लोकसभा की कुल सदस्यता का 10% होना चाहिए, यानी कि 54 सीटें उनके पास होनी चाहिए। तो अगर ऐसे केस में लीडर ऑफ पोजीशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें इस सदस्य को आप हटा दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे केस में जो विपक्ष का सबसे बड़ा दल है उसका कोई लीडर यहाँ पर आकर बैठेगा और फिर सीबीआई की हेड डायरेक्टर की रिकमेंडेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। ये है सीबीआई के डिवीजन की बात। आगे चलते हैं सीबीआई के कार्य, सीबीआई के फंक्शंस जो हमको समझने हैं। सबसे पहला देखिए, सीबीआई का जब गठन किया गया 63 में, तो उसका प्राइम मोटिव था देश के अंदर करप्शन को निपटाना, उसकी रोकथाम करना। तो यही इसका पहला कार्य भी है। क्या है? पहला कार्य है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, यानी कि करप्शन की रोकथाम करना। कौन से करप्शन की बात हो रही है? यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं वे मामले जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारी वे। दूसरा, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा अगर कोई मिसकंडक्ट है, अगर उनका कोई मिसकंडक्ट है तो उसको रोकने के लिए, उसकी जांच इत्यादि के लिए हमारे पास सीबीआई का गठन किया गया। ये तो है पहला, इसको ज्यादा नहीं खींचना है। दूसरा समझिए, दूसरा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस, देश के अंदर आर्थिक अपराध, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज इत्यादि का मामला है। कंसर्न डिपार्टमेंट जब सीबीआई से कहता है तो वहां पर जाकर के ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन की जाती है सीबीआई के द्वारा। तीसरे नंबर पर आता है जो कि हमको समझना है, क्या? सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, यानी कि देश के अंदर गंभीर और संगठित अपराध, ऐसे अपराध जिससे पूरे राज्य की, साथ में पूरे देश की इमेज खराब हो जाती है। जैसे कि घटना आप देख सकते हैं, आरुषि हत्याकांड बहुत चर्चा में रहा था, है ना जी। ऐसे मामले, या फिर कोई और अपराध जहां पर राज्य खुद रेकमेंड करता है सीबीआई को कि आप इस मामले की जांच कीजिए। देखिए, सीधा सा बात अपने को ये समझनी है कि जब भी राज्य के अंदर सीबीआई किसी मामले को लेकर के जांच करती है, वो मामले जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं आते हैं, तो इसके 2 आधार हैं। सबसे पहला याद रखना, ये 2 आधार किस आधार पर हैं? ये हैं सहमति के आधार पर। सहमति के आधार पर कैसे? सबसे जो पहली सहमति है वह है स्पेसिफिक, यानी कि विशेष सहमति। और विशेष सहमति का मतलब है किसी खास मामले को लेकर के राज्य की सरकार ने सहमति दी है, सीबीआई आएगी और राज्य के अंदर इन्वेस्टिगेट करेगी। दूसरी सहमति आती है जिसे आप कहते हैं जनरल या फिर सामान्य। सामान्य सहमति, जनरल कंसेंट, यानी कि सीबीआई आएगी राज्य के अंदर, इन्वेस्टिगेट करेगी, यहाँ पर बार बार उसको फॉर्मली कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से राज्य के अंदर सीबीआई आती है और सीबीआई करके काम करती है। अब यहाँ पर क्या कहा है वेस्ट बंगाल की सरकार ने? यहाँ पर वेस्ट बंगाल सरकार कहती है कि हमने तो आपसे जनरल कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर लिया था, तो आप ऐसे नहीं आ सकते जब तक हम आपसे नहीं कहेंगे। ये हुआ, ये इनका दावा था। अब केंद्र सरकार क्या कहती है? केंद्र सरकार ये कहती है कि देखो भाई, आप सीबीआई जो है वो एक सेंट्रल एजेंसी है, ठीक है,
आप इस पर कंप्लीट बैन तो नहीं लगा सकते, कंप्लीट बैन आप इस पर नहीं लगाएंगे। इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए आप, आर्टिकल 131 ये वो आर्टिकल है जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंची वेस्ट बंगाल की सरकार। देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा भारत के संविधान के भाग 5 के अंदर होती है, और भाग 5 के अंदर भी आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 के अंतर्गत आपका सुप्रीम कोर्ट की चर्चा होती है। यहां पर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की, यानी बाकी मामलों के अलावा सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन यानी कि न्याय क्षेत्र की चर्चा होती है, यानी कि वे मामले जो सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे या उनकी जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर चर्चा में आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन या कहें न्याय क्षेत्र, इसकी कुछ विभाजन है, जैसे कि सबसे पहले ओरिजिनल, हिंदी में मूल क्षेत्राधिकार। दूसरा रिट ज्यूरिसडिक्शन, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसा पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपना न्याय प्राप्त कर सकता है, तो किस में आ जाता है, रिट ज्यूरिसडिक्शन में आता है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार, हम सभी जानते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के मामलों के निर्णय के खिलाफ या कहीं किसी और अन्य संस्था के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाती है। इसी प्रकार से अन्य ज्यूरिसडिक्शन जैसे कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है या फिर जुडिशियल रिव्यू है, ये सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है। इसमें से सबसे पहला है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार में क्या आएगा, वे मामले जिनमें हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, उसको आप लेंगे कहाँ पर, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत। अब कौन से मामले ऐसे होते हैं, इसमें आते हैं हमारे फेडरल डिस्प्यूट। क्या आता है, यहां पर आते हैं फेडरल डिस्प्यूट्स, यानी कि जब भारत के अंदर आप व्यवस्था की बात करते हैं, संस्थाओं की बात करते हैं, तो हमारी टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है, हमारी टाइप ऑफ पॉलिटी है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका अर्थ ये है कि हम लोग सिस्टम फॉलो करते हैं फेडरल सिस्टम, जो कि टिल्टेड किसकी तरफ है, यूनियन की तरफ है। और वो टिल्टेड कैसे पता लग जाता है, देखिए भारत के संविधान के प्रावधान उठाइए आप, सबसे पहले भाग 1 ही देख लीजिए। भाग 1 के अंदर स्टेट्स को कोई गारंटी नहीं है अपनी सीमाओं की, अपने नाम की भी गारंटी नहीं है, अपने वजूद की भी गारंटी नहीं है। अल्टीमेट डिसीजन किसका रहता है, देश की संसद का रहता है, कभी भी नाम बदल दिया जाएगा, कभी भी उठा करके आप देख सकते हैं विभाजन भी कर दिया जाता है, तो कोई गारंटी पहली बात तो आपके वजूद की भी नहीं है। उसके अलावा संविधान के और प्रावधान, जैसे कि शेड्यूल 7 को आप देख लीजिए, वहाँ पर लिस्ट आती है, पहला यूनियन लिस्ट, वह लिस्ट जिसके ऊपर केंद्र यानी कि संसद कानून बना सकती है। दूसरा स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, इस पर राज्य कानून बनाता है। तीसरा आता है कंकरेंट लिस्ट। अब इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट किस में है, यूनियन लिस्ट के अंदर है। टिल्ट किसकी तरफ है, यूनियन की तरफ है। दूसरा कंकरेंट लिस्ट आप देखिए, कंकरेंट लिस्ट के अंदर वे मैटर्स हैं जिस पर केंद्र के द्वारा संसद कानून बना सकती है, साथ में राज्य का विधानमंडल भी कानून बना सकता है। अगर कोई क्लैश है तो उस केस में पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को ओवरराइड कर जाता है, तो फिर से झुकाव किसकी तरफ है, फिर से झुकाव आता है हमारा केंद्र की तरफ। ऐसे ही करके अन्य मुद्दे, अन्य प्रावधान, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप हो गया, उसी प्रकार से ऑल इंडिया सर्विस हो गया। आप इमरजेंसी को देख लीजिए, आपातकाल के समय तो फेडरल कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है, जितनी भी शक्ति है केंद्र के पास आ जाती है, तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी हो जाता है। तो पूरी शक्ति किसके पास है, ये शक्ति हमारा सेंटर के पास रहती है। तो जब कभी भी ऐसे कोई विवाद है, विवाद का मतलब यहां पर फेडरेशन की जो यूनिट्स हैं, स्टेट्स है, साथ में यूनियन। यूनियन का मतलब एक तरफ केंद्र, उसके खिलाफ में जाकर के कोई एक राज्य, एक नहीं तो एक से एक अधिक राज्य, या इस तरफ एक राज्य आ गया, केंद्र आ गया, सामने दो या दो से अधिक राज्य आ गए। अगर ऐसे करके कोई डिस्प्यूट है तो ऐसे मामलों को सीधा सुप्रीम कोर्ट लेकर के जा सकता है, यानी कि फेडरल डिस्प्यूट। तो ये भी क्या है, एक फेडरल डिस्प्यूट है। तो आर्टिकल 131 के तहत जो है वेस्ट बंगाल की सरकार कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब इसके बाद देखिए, फेडरेशन के अंदर जब यूनिट्स काम करती हैं तो होना तो यह चाहिए कि सब साथ मिलकर के काम करें,
तभी भारत के संविधान के द्वारा दिए गए ऑब्जेक्टिव प्राप्त होता है, तभी देश की तरक्की हो पाती है। क्योंकि अगर केंद्र और राज्य के बीच में डिस्प्यूट है तो कई बार ये भी देखने को मिल जाता है कि कुछ पॉलिसी जो केंद्र लेकर के आता है फिर राज्य उसको इम्प्लीमेंट करने नहीं देते हैं, तो कई बार ये डिस्प्यूट बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जैसे कि जीएसटी जब भारत के अंदर आया तो केंद्र और राज्य के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लीगल था, इलीगल था, सही था, नहीं था, वो सब बातें नहीं। इश्यूज होने भी चाहिए, अगर चर्चा की आवश्यकता तो चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन कहने का अर्थ क्या है, कहने का मतलब क्या है, डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। अब जब ये डिस्प्यूट आ जाते हैं तो वहाँ पर देश का जो ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ वाला ऑब्जेक्टिव, वो रुक जाता है। तो इसलिए होना क्या चाहिए कि देश के अंदर जो फेडरेशन की यूनिट्स हैं, फेडरेशन की यूनिट्स के अंदर कॉपरेशन होना चाहिए। अब कौन से कॉपरेशन की बात हो रही है यहाँ पर, फेडरेशन की जो यूनिट्स हैं उनके अंदर होना चाहिए कॉपरेशन। कॉपरेशन कैसे, किसकी बात हो रही है यहां पर एक तरफ यूनियन, इस यूनियन का सभी राज्यों के साथ, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, इनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। साथ में स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, इनका भी आपस के अंदर कॉपरेशन होना चाहिए। तो इसी को आप कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कि आवश्यक है। लेकिन जब इस प्रकार के डिस्प्यूट आते हैं तो ये डिस्प्यूट जो है इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जैसा कि यहां पर देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर ऐसा कोई मामला है, जैसे इस मामले में अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल की सरकार कह रही है कि आपने क्या किया है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन को पार किया है, न्याय क्षेत्र से बाहर आकर के हमारे क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब इस प्रकार का डिस्प्यूट है तो उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो ये बन सकता है कि देखिए, सीबीआई एक ऐसी संस्था है जिसका होना बहुत जरूरी है। अब होना जरूरी का अर्थ क्या है कि देश के अंदर ऐसी संस्था जब काम करती है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये बनता है कि सबसे पहले जब राज्य कहते हैं कि भाई हम जनरल कंसेंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो मुद्दे डिसाइड होने चाहिए, वो डिस्प्यूट के पॉइंट डिसाइड होने चाहिए जहां पर इस प्रकार का ब्लैंकेट बैन लग सकता है। और ये काम राज्य करेंगे, साथ में केंद्र मिलकर के करेगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हम सीबीआई को एक संवैधानिक मान्यता दे सकते हैं। सीबीआई को संवैधानिक मान्यता देने से यहाँ पर जो भी कार्य होगा उस पर वजन पड़ता है, ठीक है। और साथ में ये जो कई बार शिकंजा होता है, इस शिकंजे की बात हो जाए, पॉलिटिकल शिकंजा, इससे मुक्ति मिलती है। और तीसरे नंबर पर हम एक काम और कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे देश के अंदर हमारा पॉलिटी सिस्टम, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये आपस में मिलकर के काम करें और काम करते हुए सीबीआई को दोबारा से रिवाइव करें। तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम आज के टाइम पर सीबीआई को देखते हैं तो सीबीआई आज के समय इनमें से किसके अंतर्गत काम करता है। सबसे पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, कानून मंत्रालय। इनमें से किस मंत्रालय के अंतर्गत हमारा सीबीआई काम करता है, ये क्वेश्चन। इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल, निम्नलिखित में से कौन इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। ऑप्शंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऑप्शन बी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ये 4 ऑप्शन अपने पास हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको इन क्वेश्चन का आंसर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में करना है। अब वक्त है कल की क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर जानने का। मैंने पूछा था आपसे सीबीआई इनमें से किसका एजेंट है। देखिए, होता क्या है, भारत की सरकार के द्वारा जो भी पैसा उगाया जाता है, मतलब टैक्स के द्वारा या फिर रेवेन्यू का कोई और सोर्स रहे, जैसे कि हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग काम करती है, वहाँ से जो प्रॉफिट मिलता है,
डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, सरकार ने कोई एसेट बेच दिया या फिर कोई लोन ले लिया, तो ऐसे में जो भी पैसा आता है वह आता है भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जो अकाउंट है इसकी मालिकियत यानी कि कस्टडी दी गई है देश की संसद को। अगर कोई भी पैसा निकालना है यानी कि विड्रॉ करना है तो ऐसे केस में संसद की परमिशन ली जाए, जो कि बजट के द्वारा ली जाती है। अब पैसा खर्च हो रहा है तो संसद जिसका जो मालिक है वो उसका हिसाब किताब भी रखेगा। हिसाब किताब इनको तो नहीं आता, तो इन्होंने क्या किया, एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज वाली संस्था बनाई जिसको कहते हैं अपन लोग क्या, कैग। कैग क्या करता है, ये जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है उसका हिसाब बनाता है, हिसाब बना करके ऑडिट करके देश की संसद को दे देता है। यानी कि एक रिपोर्ट जो आती है, 3 रिपोर्ट बनाता है, वह देश के राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसी रिपोर्ट्स को भारत की संसद के सामने पेश कर देते हैं। तो आप देखें कि ये जब कैग काम कर रहा है तो ये संसद के एजेंट के तौर पर ही तो काम कर रहा है। बात समझ में आती है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पीएसी की जो रिकमेंडेशंस हैं, लोक लेखा समिति अगर कोई सिफारिश करती है तो क्या वह केंद्र की सरकार के ऊपर बाध्यकारी है, क्या वह बाइंडिंग है केंद्र की सरकार के ऊपर? तो जवाब है नहीं। याद रखना, पीएसी के द्वारा जो भी सलाह दी जाती है डिपेंड करता है हमारी केंद्र की सरकार के ऊपर कि वो इसको स्वीकार करें ना करें, लेकिन इसकी चर्चा सदन के अंदर जरूर होती है। बात समझ में आती है। तो चलिए अब है वक्त आपसे विदा लेने का, मिलेंगे कल की क्लास में और वीडियो को तो मैं थोड़े से टॉपिक्स अपन लोग बढ़ाएंगे कल की क्लास में। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।